बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो बच्चों, हम लॉन्ग क्वेश्चन चैप्टर नंबर 18 का, जो कि एक इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, हाउ कैन वी यूज़ ए ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर, इसको हम आज देखेंगे इंशाल्लाह। और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। लाहौर बोर्ड में 2018 में, फैसलाबाद बोर्ड में 2019 में, साहिवाल में 2016 में, और रावलपिंडी 2017 और फेडरल बोर्ड में 2017 में ये क्वेश्चन पहले ही पूछा जा चुका है। तो इसकी रिपीटेशन और फ्रीक्वेंसी से हमें अंदाज़ा हो रहा है कि ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और इसके अंदर ज़्यादा जो इन्वॉल्व है वो इसकी मैथमेटिकल कैलकुलेशन ही है। तो आइए देखते हैं हम इस क्वेश्चन को किस तरह से बोर्ड में अटेम्प्ट कर सकते हैं। हाँ जी, तो देखें बेटे, हम सबसे पहले आपको पता है किसी भी लॉन्ग क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने से पहले हमारी कोशिश होती है कि हम हेडिंग्स की एक लिस्ट बनाएं। तो इसकी लिस्ट जो है उसमें 7 हेडिंग्स हैं। सबसे पहले हम एम्पलीफायर और की हेडिंग देंगे, उसके बाद इनपुट लूप की, फिर आउटपुट लूप, फिर कैलकुलेशन ऑफ आईसी, फिर कैलकुलेशन ऑफ वीसीई, दैट मीन्स वी नॉट बिफोर इनपुट, फिर कैलकुलेशन ऑफ वीसीई और वी नॉट आफ्टर अप्लाइंग इनपुट, यानी वीसीई और वी नॉट एक ही होगा। जो वोल्टेज वीसीई होंगे वही हमारे वी नॉट होंगे। और नंबर 7 पे लास्ट हेडिंग होगी फाइनल फार्मूला ऑफ वोल्टेज गेन। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं फर्स्ट हेडिंग से। एम्पलीफायर, एम्पलीफायर क्या होता है कि इसको चले मैं हेडिंग में भी लिख भी देता हूँ और एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। लेकिन याद रखें, इसमें सर्किट डायग्राम की हेडिंग मैंने नहीं लगाई, तो लेकिन सर्किट डायग्राम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो उसके बगैर आपको कोई नंबर नहीं मिलेगा इसका। तो इसलिए सर्किट डायग्राम हम बनाएंगे, लेकिन ये सारी जो मतलब हेडिंग्स हैं, एम्पलीफायर, इनपुट लूप, आउटपुट लूप, कैलकुलेशन, ये सारी उस फिगर से ही रिलेटेड हैं। तो इसलिए सबसे पहले सर्किट डायग्राम ड्रा करके उसके बाद हम बाकी चीज़ों को एक्सप्लेन करेंगे। तो बच्चों देखिए, मैं साथ साथ सर्किट डायग्राम बना भी देता हूँ और इसे एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। आपको पता है कि जो ट्रांजिस्टर होता है, इसका जो सिंबल होता है वो इस तरह से ड्रा किया जाता है। इसमें 3 टर्मिनल्स हैं। ये सबसे पहले हम एमीटर शो करेंगे, चूँकि ये एक एनपीएन ट्रांजिस्टर है इसलिए मैंने इसके एमीटर के एरो को आउटवर्ड डायरेक्शन में शो किया है। तो ये इसके 3 टर्मिनल आगे हैं। ये बेस कहलाएगा, ये एमीटर कहलाएगा और ये कलेक्टर कहलाएगा। तो हम पीछे सीख के आ चुके हैं कि जब भी ट्रांजिस्टर की बायसिंग की जाती है तो एमीटर बेस जंक्शन को फॉरवर्ड बायस रखना है। चूँकि ये एक एन पी एन ट्रांजिस्टर है, यानी ये इसकी एन साइड है, ये पी है और ये एन साइड है, तो हम हमेशा एमीटर बेस जंक्शन को फॉरवर्ड बायस करते हैं। तो देखें, एमीटर बेस जंक्शन जो है इसको फॉरवर्ड बायस कैसे किया जा सकता है, क्योंकि बेस जो है वो पी मटेरियल की है, इसलिए हम इसको फॉरवर्ड बायस करेंगे। लेकिन हम एक पहले रेजिस्टेंस लगाएंगे, क्योंकि जब आपने इसकी बायसिंग करनी है तो डायरेक्ट बैटरी अप्लाई करने की बजाय हम छोटी सी एक रेजिस्टेंस लगाते हैं, जिसको हम आर बी का नाम देते हैं। तो ये देखें, ये एमीटर बेस जंक्शन फॉरवर्ड बायस हो गया है। कैसे कि हमने बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल पी साइड से जोड़ दिया है, यानी बेस से जोड़ दिया है। इसी तरह से हम क्या करेंगे कि कलेक्टर बेस जंक्शन को रिवर्स बायस करेंगे, लेकिन उसको भी याद रखें कि डायरेक्ट आप पावर सप्लाई लगाने से पहले वहाँ पर भी एक रेजिस्टेंस लगाएंगे, जिसको हम आर सी का नाम देंगे। तो आर सी लगा के फिर हम उसकी बैटरी लगाएंगे। तो ये देखें, हमने ये आर सी लगा दिया, और आर सी के बाद ये अब इसकी बैटरी लगाते हैं। ये देखें, ये इसकी बैटरी है। रिवर्स बायसिंग में यूज़ करेंगे, क्योंकि बैटरी की पॉजिटिव साइड जो है वो एन साइड से जोड़ेंगे। तो ये देखें, ये रिवर्स बायसिंग में आ गया, और हम इसको ग्राउंड कर देते हैं, और एमीटर को भी डायरेक्टली हम ग्राउंड कर देते हैं। इसको कॉमन एमीटर एम्पलीफायर भी बोला जाता है। ये इसकी इनपुट लूप होगी, जिसमें बैटरी से वोल्टेज या करंट निकलेगा, वो बेस में से होता हुआ एमीटर की तरफ आएगा। तो ये जो लूप बनेगी ये इनपुट लूप कहलाएगी। इस बैटरी को आपको पता है हम बी का नाम देते हैं, और ये वाली जो बैटरी है इसको वी का नाम देते हैं, वी। तो वी जो है इसकी वैल्यू मच ग्रेटर होती है एज़ कम्पेयर टू वी। हम इसको पहले ही एक्सप्लेन कर चुके हैं। तो ये इसकी सर्किट डायग्राम है, इसके बगैर आपको नंबर नहीं मिलेंगे, इसलिए इसको बनाना ज़रूरी है। अब हम फर्स्ट हेडिंग की तरफ जाते हैं। फर्स्ट हेडिंग हमारी थी एम्पलीफायर की।
सो एम्पलीफायर असल में एक ऐसा सर्किट होता है जो इनपुट की वैल्यू को इंक्रीज़ करता है विदाउट डिस्टर्बिंग द क्वालिटी ऑफ द सिग्नल, और उसकी मैग्नीट्यूड को बढ़ा देता है। यानी इट इज़ अ सर्किट विच इज़ यूज टू इंक्रीज और enhance the signal voltage, signal value, input signal value without changing the quality of the signal, उसको हम एम्पलीफायर का नाम देते हैं। हाँ जी, तो हम इस तरह से भी कह सकते हैं, आसान डेफिनेशन हमारी ये भी हो सकती है कि आई डिवाइस विच कैन एम्पलीफाई द इनपुट सिग्नल इज़ कॉल्ड एम्पलीफायर। जो पहले मैंने बोली है, आप उसको भी टेक्स्ट फॉर्म में लिख लें तो वो ज़्यादा अच्छी डेफिनेशन है कि डिवाइस विच इन्हांस और इंक्रीज द वैल्यू ऑफ द इनपुट सिग्नल विदाउट चेंजिंग द क्वालिटी ऑफ द इनपुट सिग्नल, दैट इज़ कॉल्ड एम्पलीफायर। तो इसमें हम अब नेक्स्ट हेडिंग देखते हैं। नेक्स्ट हेडिंग थी इनपुट लूप की। तो देखें इसमें इनपुट लूप कौन सी है। जी, तो इनपुट लूप ये वाली लूप है जो VBB से शुरू होगी, RB से गुजर के बेस से मीटर की तरफ, बेस से मीटर से ये ग्राउंड पे जाएगी। इसको हम इनपुट लूप का नाम देंगे। तो हम ये कह सकते हैं इट कंसिस्ट ऑफ सप्लाई VBB, रेजिस्टेंस RB। सो इसमें तीन कंपोनेंट्स का जिक्र किया गया है, VBB सप्लाई, RB रेजिस्टेंस और वोल्टेज VBE। ये जो बेस और मीटर के ऊपर वोल्टेज आएंगे, यानी करंट यहाँ से RB से जब गुजरेगा उसके बाद वो बेस से होता हुआ मीटर की तरफ आएगा, तो यहाँ पे जो वैल्यू ऑफ द वोल्टेज आएगी, इस वैल्यू ऑफ वोल्टेज को हम इनपुट वोल्टेज का नाम देंगे। और यहाँ पे जो रेजिस्टेंस बनेगी बेस और मीटर के ऊपर, उसको हम RIE का नाम देंगे। ये कन्वेंशन है, इसका नाम इस तरीके से ही हमने रखना होता है। तो ये वैल्यूज़ थी इनपुट लूप की। अब देखें आउटपुट लूप पे क्या चीज़ है। तो हेडिंग लगाते हैं आउटपुट लूप। आउटपुट लूप में भी इसी तरह से तीन कंपोनेंट शामिल है, VCC, RC और करंट जब बैटरी से निकल के RC से होता हुआ, यहाँ से होता हुआ, कलेक्टर से होता हुआ एमीटर की तरफ आएगा, तो यहाँ पे जो वोल्टेज आएंगे VCE कहलाएंगे। वो जो VCE होंगे वही वोल्टेज हमारे आउटपुट वोल्टेज कहलाएंगे। उन VCE को आप अगर यहाँ से देखें, एक टर्मिनल यहाँ से ले लें, एक टर्मिनल ग्राउंड से ले लें, तो ये जो वोल्टेज हैं जो कलेक्टर और मीटर के ऊपर आने थे, अगर हम उनको पहले ही, यानी कलेक्टर मीटर की तरफ बढ़ने से पहले ही अगर हम कलेक्ट कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ये RC है, तो यहाँ पे जो वोल्टेज आप कलेक्ट करेंगे, यही वोल्टेज जो है ये आउटपुट वोल्टेज कराएंगे, और ये VCE भी यही होंगे और V0 भी यही वोल्टेज होंगे। तो VCE और V0 सेम वोल्टेज है। जो कलेक्टर मीटर के ऊपर आने हैं वोल्टेज, वही हम कह रहे हैं कि वही वोल्टेज आउटपुट पे आएंगे। ये ओके हो गया। तो अब देखें तो इसके कंपोनेंट्स को लिख लेते हैं। सो आउटपुट लूप जो है वो कंसिस्ट है, हाँ जी, तो बच्चों हमारे आउटपुट लूप के भी कंपोनेंट लिखने हैं। इट कंसिस्ट ऑफ सप्लाई VCC, ये VCC सप्लाई है, उसके बाद ये RC रेजिस्टेंस है, और फिर वो वोल्टेज जो कलेक्टर से मीटर के ऊपर आएंगे उनको हम V0 का नाम दे रहे हैं। तो ये तीन कंपोनेंट्स जो हैं यहाँ पे, या तीन वैल्यूज़ कह लें, इसमें शामिल हैं। इसके बाद हमारी थर्ड हेडिंग है, फोर्थ हेडिंग है सॉरी, कैलकुलेशन ऑफ IC। देखें IC का मतलब है हमने कलेक्टर करंट कैलकुलेट करना है, लेकिन हम ओम लॉ लगा रहे हैं। ओम लॉ के मुताबिक हमें पता है कि ये जो VBE हैं, यानी जो इनपुट वोल्टेज हैं, वो बराबर है IB इंटू RIE के। ओम लॉ लगाया ना हमने, बेस से एमीटर की जो तरफ जो रेजिस्टेंस है वो R के बराबर है, तो V इक्वल टू IR फार्मूला लगा दिया। तो ये IB उसमें करंट गुजर रहा है और R उसकी रेजिस्टेंस है, तो यहाँ से IB निकालें तो वो हमारे पास आएगी VBE ओवर RIE इज इक्वल टू IB। हमें पता है
हमने ये पढ़ा है पीछे कि बीटा बराबर होता है आई सी ओवर आई बी के, ये हम फार्मूला पीछे पढ़ के आए हैं। इसलिए अगर आप यहाँ से आई सी निकालते हैं तो वह बराबर आएगा बीटा इंटू आई बी इक्वल टू आई सी। तो इसलिए अगर आप आई बी की वैल्यू यहाँ से निकालते हैं तो वो बराबर किसके आ रही है, आई सी ओवर बीटा के। तो आई बी की जगह पे मैं आई सी ओवर बीटा लिख सकता हूँ, ये बराबर आ जाएगा वी बी ई ओवर आर आई ई इज़ इक्वल टू आई बी की जगह पे आ गया आई सी ओवर बीटा। ये बीटा इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई कर दें तो ये देखें हमारे पास बराबर आ जाएगा आई सी इज़ इक्वल टू बीटा इंटू वी बी ई ओवर आर आई ई। ये हमने देखे वैल्यू निकाल ली, इसको इक्वेशन 1 का नाम दे के हम यहाँ पे स्टोर कर लेते हैं, फ्रीज़ कर लेते हैं। तो ये हमने कैलकुलेशन कर ली है आई सी की, कोई मुश्किल नहीं है। आई सी बराबर आ गया है बीटा इंटू वी बी ई ओवर आर आई ई। सो अब हम नेक्स्ट हेडिंग की तरफ मूव करते हैं, कैलकुलेशन ऑफ वी सी ई या फिर वी नॉट बिफोर अप्लाइंग द इनपुट। तो ये देखें, सो बच्चों हम अब वी सी ई यानी वी नॉट की कैलकुलेशन कर रहे हैं बिफोर अप्लाइंग द इनपुट। तो दोबारा से ओम लॉ लगाएं, बल्कि किरचॉफ सेकंड रूल लगाएं। किरचॉफ सेकंड रूल का मतलब क्या होता है भाई, कि टोटल सप्लाइड वोल्टेज इज इक्वल टू टोटल डिसिपेटेड वोल्टेज। टोटल सप्लाइड वोल्टेज यहाँ से वी सी सी से आ रहे हैं, तो वी सी सी बराबर है किसके, वी सी सी इज इक्वल टू वी सी। ये देखें वी सी कुछ वोल्टेज यानी इस रेजिस्टेंस पे आएंगे, उसको हमने वी सी का नाम दिया, बाकी जो है वो वी सी ई के ऊपर आएंगे, उसको हमने ये देखें वी सी ई का नाम दे दिया। तो टोटल सप्लाइड वोल्टेज इज इक्वल टू टोटल डिसिपेटेड वोल्टेज। अब वी सी ई को ही हमने क्या नाम दिया था, इसको हमने बोला था कि ये हमारे आउटपुट वोल्टेज हैं, तो इसलिए हमने इसको वी नॉट से लिख दिया है। तो ये वी नॉट के बराबर आ गए। अब वी नॉट निकाल लेना हमने यहाँ से, इसलिए वी नॉट को मैं लिख लेता हूँ कि वी नॉट इज इक्वल टू वी सी सी माइनस वी सी। तो वी नॉट को आप इस तरह से लिख सकते हैं, ये वी सी उस तरफ जाके माइनस हो गया। तो अब देखें ये वैल्यू हमारी किसके पास बराबर आ गई है, वी सी सी की वैल्यू तो कांस्टेंट है, इसको पुट करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो वी सी है ये बराबर है आई सी इंटू आर सी। ओम लॉ के मुताबिक वी इक्वल टू आई आर फार्मूला लगा दिया। फिर देखें वी नॉट बराबर आ जाएगा, ये बराबर आ जाएगा जी वी सी सी उसी तरह से लिखा, ये वी सी सी मैंने ऐसा लिख दिया माइनस आई सी। तो आई सी की वैल्यू मैंने अभी आपके सामने निकाली थी, वो आई सी बराबर था बीटा इंटू वी पी ई ओवर आर आई ई। तो ये वैल्यू इसके अंदर पुट कर दें तो ये आ जाएगा वी सी सी माइनस आई सी की जगह पे आप वैल्यू लगाएंगे ये सारी बीटा इंटू वी बी ई ओवर आर आई ई इंटू आर सी। तो ये देखें आई सी की वैल्यू ये हमने इसमें पुट कर दी, ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई। इसको आप इक्वेशन 2 का नाम दे लें, क्योंकि इक्वेशन 1 अगर हमने पहले नाम दे लिया तो ये इक्वेशन 2 होगी। अब हम देखें इस पे अभी इनपुट अप्लाई नहीं की, ये जो भी हमने अभी ऑपरेशन किया है ट्रांजिस्टर का, ये इनपुट अप्लाई करने से पहले का है। यानी हमने ये जो सारी कैलकुलेशन की है, ये इसकी जो अपनी सप्लाईज़ हैं, वी और वी सी सी इसकी ट्रांजिस्टर की अपनी सप्लाई है, ये उनकी वजह से आउटपुट मिल रही है। इनपुट यहाँ पे अप्लाई की जाती है, यहाँ पे मैंने इनपुट सप्लाई कर दी है किसके ऊपर, जो बेस और मीटर के ऊपर वोल्टेज आ रहे थे, वहाँ पे इतने वोल्टेज और डाल दिए इनपुट की फॉर्म में। ये एक्स्ट्रा अलग से एक्सटर्नल वैल्यू जिसकी वो सिग्नल्स हैं या वो वैल्यू है इनपुट की जिसकी वैल्यू हम एम्पलीफाई करना चाहते हैं। तो अब डेफिनेटली इनपुट वी बी ई के ऊपर जब फ़र्क पड़ा है, तो देखें ये वी बी ई की वैल्यू जब चेंज होगी तो डेफिनेटली वी नॉट की वैल्यू भी चेंज होगी। तो लेट्स से कि वो जो वी बी ई की वैल्यू चेंज होगी उसमें एडिशन करते हैं हम डेल्टा वी इन की, तो डेफिनेटली जो वी नॉट है उसके अंदर भी चेंज आएगा और आउटपुट जो है वो चेंज होकर वी नॉट प्लस डेल्टा वी नॉट हो जाएगी। तो ये जो इक्वेशन है ये बिफोर अप्लाइंग द इनपुट है। अब हम कैलकुलेशन कर रहे हैं वी नॉट आफ्टर अप्लाइंग द इनपुट। हाँ जी देखें, सो कैलकुलेशन ऑफ वी सी ई यानी आउटपुट वोल्टेज आफ्टर अप्लाइंग द इनपुट। इनपुट जब अप्लाई करेंगे तो चेंज हो जाएगी वैल्यू, ये चेंज होकर वी नॉट प्लस डेल्टा वी नॉट हो जाएगी, वी सी सी ऐसे ही रहेगा माइनस बीटा, ये चेंज होकर वी बी ई प्लस डेल्टा वी इन, क्योंकि इतनी वैल्यू इसके अंदर
और ऐड की गई है ये वाली, तो ये ओवर आ जाएगा आर आई ई इंटू आर सी। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिख लें। कैसे सिंप्लीफाई करते हैं, देखें ये बीटा वी बी ई और आर सी ये सारी मल्टीप्लाई हो रही हैं और आर आई ई इन दोनों वैल्यूज़ के से डिवाइड हो रहा है, तो इसको सेपरेट कर लेते हैं। तो इसको थोड़ा सेपरेट करके लिखते हैं। ये देखें वी सी सी उसी तरह से आ गया, बीटा और वी बी ई और आर सी मल्टीप्लाई होंगे तो ये आ जाएगा माइनस बीटा इंटू वी बी ई इंटू आर सी, और ये आर आई ई जो है ये डिवाइड हो रहा है इसके साथ, इसको इसके साथ डिवाइड कर दिया। देखें ये आर आई ई उसी तरह से आ गया। फिर अब ये सारी वैल्यूज़ डेल्टा वी इन से मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो ये बराबर आ जाएगा माइनस बीटा इंटू डेल्टा वी इन, ये देखें डेल्टा वी इन इंटू आर सी, ये इंटू आर सी ओवर आर आई ई इसके साथ भी डिवाइड हो रहा है तो ये इसके साथ भी लगा दिया। तो ये वैल्यू आ गई है हमारी आफ्टर अप्लाइंग द इनपुट। इसको आप इक्वेशन 2 का नाम दे देते हैं, ये इक्वेशन 3 चलें बोल देते हैं क्योंकि इक्वेशन 2 हम पहले ही बोल चुके हैं। देखें ये इक्वेशन है जो इनपुट देने के बाद है, और ये है इक्वेशन जो इनपुट अप्लाई करने से पहले की है। तो हम देखना चाहते हैं जो इस इनपुट की वजह से आउटपुट पे फ़र्क पड़ा है, खाली उसी की वैल्यू पता चले, क्योंकि इसमें देखें उसकी अपनी सप्लाई वोल्टेज की वैल्यू भी शामिल है। ये जो इक्वेशन 2 है, ये जो आउटपुट आ रही है इसमें सप्लाई वोल्टेज शामिल है और ये उसके सप्लाई वोल्टेज की वजह से है। लेकिन ये जो वैल्यू है ये इनपुट की वजह से है, इनपुट प्लस ये मतलब सप्लाई वोल्टेज प्लस जो इनपुट वोल्टेज हमने दिए थे। तो हम चाहते हैं खाली डेल्टा वी नाट की वैल्यू पता चले, क्योंकि डेल्टा वी नाट ये आउटपुट में वो बदलाव आया है, ये वो चेंज आई है आउटपुट में जो इनपुट की वजह से है। तो अगर आप इस डेल्टा वी नाट निकालना चाहते हैं तो इक्वेशन 2 को इक्वेशन 3 से माइनस कर दें, यानी इन दोनों इक्वेशंस को आपस में माइनस करें। वी नाट से कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास पीछे डेल्टा वी नाट बच जाएगा, और डेल्टा वी नाट खाली वो वैल्यू है आउटपुट की जो इनपुट की वजह से आई थी। तो ये वजह है कि हम इन दोनों इक्वेशन को अब सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो लिखते हैं सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 3। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 3। ये जो इक्वेशन 2 है इसको 3 से सब्ट्रैक्ट कर दें। ये वैल्यू देखें वी नाट प्लस डेल्टा वी नाट थी, ये बराबर इसके आई हुई है, ठीक है। इक्वेशन 2 को हम लिख लेते हैं। ये जो इक्वेशन 3 है इसको मैं ऐसा लिखा रहने देता हूँ। इसकी लेफ़्ट साइड हमारे पास ये वैल्यू है, क्योंकि वी नाट प्लस डेल्टा वी नाट पहले इस वैल्यू के बराबर आया है, फिर ये इसके बराबर। थोड़ी सी स्पेस कम होने की वजह से मैं एक स्टेप आपको मिस कर रहा हूँ। ये देखें ये मेरे पास इक्वेशन 3 आ गई, वी नॉट प्लस डेल्टा वी नॉट के बराबर थी ना ये इक्वेशन, हमने इसे सिंप्लीफाई किया यहाँ से। तो वी नॉट प्लस डेल्टा वी नॉट के बराबर आई ना ये वाली वैल्यू, ठीक है। और अब इससे माइनस करना है हमने किसको, इक्वेशन 2 को, तो इसके नीचे लिख दे। ये देखें माइनस कर रहे हैं, ये आ जाएगा वी नॉट, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं वी नॉट इज इक्वल टू वी सी सी, ये वी सी सी, फिर माइनस बीटा इंटू वी बी ई ओवर इंटू आर सी ओवर आर आई ई, ये वैल्यू आ गई। अब माइनस कर रहे हैं तो इसलिए सारे साइन चेंज कर देंगे। तो ये देखें ये वी नाट माइनस वी नाट से कैंसिल हो जाएगा, वी सी सी माइनस वी सी सी से कैंसिल हो जाएगा, और ये माइनस की वैल्यू सारी वैल्यू प्लस से कैंसिल हो जाएगी। तो रिज़ल्ट क्या निकला, इन दोनों इक्वेशन को माइनस करने के बाद आप एक लाइन लगा लें। ये देखें ये लाइन लगा के इसका रिज़ल्ट जो निकल रहा है वो उसको यहाँ पे लिख लेते हैं। ये आ जाएगा डेल्टा वी नॉट इज़ इक्वल टू, सारी वैल्यूज़ कैंसिल हो चुकी हैं, सिर्फ ये वैल्यू बच रही है, ये आ गई है माइनस बीटा इंटू डेल्टा वी इन इंटू आर सी ओवर आर आई ई। तो ये हमारे पास वो आउटपुट आई है जो आफ्टर अप्लाइंग द इनपुट थी, यानी सिर्फ वो वैल्यू आउटपुट पे मिल रही है जो इस इनपुट की वजह से है, बाकी और कोई वैल्यू इसमें शामिल नहीं है। तो अब हम लास्ट हेडिंग देखते हैं। लास्ट हेडिंग हमारी थी वोल्टेज गेन की, फाइनल फार्मूला ऑफ वोल्टेज गेन। तो ये जो फार्मूला आ गया इसको थोड़ा सा जस्टिफाई कर देते हैं, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं, ठीक है। तो ये देखें लास्ट हेडिंग देखें, ये यहाँ से मैं
रिमूव कर देता हूँ। ये देखें, इसी को थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। फाइनल फार्मूला ऑफ वोल्टेज गेन। देखें बच्चों, अगर आपको याद हो तो आप आउटपुट ओवर इनपुट को पहले एफिशिएंसी बोलते थे, लेकिन एम्पलीफायर के अंदर हम उसी रेशो ऑफ आउटपुट ओवर इनपुट को वोल्टेज गेन का नाम दे रहे हैं, क्योंकि ये वो वैल्यू आई है हमारे पास कि कितने परसेंट जो है या कितने टाइम्स जो वैल्यू है हमें ज़्यादा मिली है किससे आउटपुट से। तो ये डेल्टा वी नॉट है और ये डेल्टा वी इन है, इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं। ये फैक्टर इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड होगा, तो ये देखें ये आ जाएगा डेल्टा वी नॉट ओवर डेल्टा वी इन इज इक्वल टू, बाकी वैल्यू उसी तरह से रहेंगी, माइनस बीटा इंटू आर सी ओवर आर आई ए। अब आपको याद होगा कि बीटा की वैल्यू मैंने बोला था ऑलमोस्ट 100 होती है। आर सी की वैल्यू हमने खुद ही लगानी है यहाँ पे, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की, इसकी वैल्यू भी मैं अगर 100 लगा देता हूँ, और आर आई ई की वैल्यू कम होती है, बहुत कम होती है, लेट्स से कि 0.1 हुई है। अगर 0.1 है तो आप उसको 10⁻⁻1 लिख सकते हैं, 10⁻⁻1 है तो वो ऊपर जाके 10 हो जाएगा। तो इसका मतलब ऑलमोस्ट 10⁵ टाइम वैल्यू जो है वो आउटपुट की इनपुट के मुकाबले में ज़्यादा होगी। तो ये काफ़ी बड़ी वैल्यू है गेन की, वोल्टेज गेन की। और माइनस का साइन किस चीज़ को शो करेगा कि इनपुट पे अगर नेगेटिव हाफ साइकिल दिया है आपने, ये नेगेटिव हाफ साइकिल है, तो आउटपुट पे आपको पॉजिटिव हाफ साइकिल मिलेगा, लेकिन एम्पलीफाइड मिलेगा, यानी इंक्रीज़ होके मिला है लेकिन एम्पलीफाइड मिला है। तो ये इसकी सेंस बनती है नेगेटिव साइन की। तो इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं। ठीक है जी, हमारा ये रिज़ल्ट आ चुका है, वोल्टेज गेन ही हमने निकालना था। तो जी, तो बच्चों जो फाइनल रिज़ल्ट आया है मैंने उसको आपके लिए लिख दिया है। द फ्रैक्शन बीटा इंटू आर सी और आर आई ई हैज़ वेरी हाई वैल्यू। ये आपको करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए बताया था कि इसकी वैल्यू कितनी होगी। सो वी कुड से दैट द इनपुट वोल्टेज इज़ एम्पलीफाइड, जिससे हमें पता चलता है कि इनपुट वोल्टेज जो है वो एम्पलीफाई हो चुका है। नेगेटिव साइन शोज़ दैट द फेज चेंज ऑफ 180 डिग्री ऑफ इनपुट सिग्नल। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ पे पूरा हो जाता है। जिस तरह से मैंने लिखा है सच आप पुट अप करते हैं, इंशाल्लाह 5 नंबर पूरे आ जाएंगे।